नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। योगी सरकार ने 2.0 के कार्यकाल का अपना पहला मेगा बजट पेश किया। 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताया। कहा कि उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगी। आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का यह बजट है, जिस पर तंज विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव ने किया। कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना योगी सरकार ने दिखाया, जनता को बताएंगे कि उन्होंने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, उसमें किसान, युवा या बेरोजगारों के लिए क्या बड़े फैसले लिए। आज योगी सरकार के इसी मेगा बजट पर चर्चा करेंगे। विपक्ष का वार बजट पर रार में। योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 6,90,242 करोड़ रुपए का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। बजट 2023 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि युवा आगे बढ़े, किसानों को और ज्यादा मजबूती देने और महिलाओं को पूरी तरह सम्मान मिले, इसके लिए योगी सरकार का दूसरा बजट है। हमारा जोर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो, इसलिए हम हर तरह से यूपी को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़े और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा जो लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाला बजट बताया। तो उधर योगी सरकार के बजट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना योगी सरकार ने दिखाया, जनता को बताएंगे कि उन्होंने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अखिलेश ने कहा कि हर बजट ऐतिहासिक बोला और बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक जो बजट आए हैं उसमें किसान, युवा या बेरोजगारों के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बड़े फैसले लिए होते तो आज यूपी की अर्थव्यवस्था ना जाने कहां पहुंच गई होती। अब बजट को लेकर सरकार को विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव का क्या कहना है बजट को लेकर, सुन लेते हैं। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रही है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना दिखाए उसका बजट भी कुछ तो इस तरह का होगा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचे। तो मुझे उम्मीद है आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी दोनों मिलकर के कम से कम विपक्ष को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मेगा बजट पेश हो चुका है। उसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप भी लगाया जा रहा है और तंज भी कसा जा रहा है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से अर्थव रस्तोगी के पास से। अर्थव, जिस तरह से मेगा बजट उत्तर प्रदेश का पेश हो चुका है,
6,90,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है। पिछली बार की अगर बात करें, जब 2022-23 का जब बजट पेश हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 6,15,000 के आसपास का था, लेकिन इस बार यह बजट वाकई है। इसलिए अब $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की भी बात की जा रही है आने वाले 5 साल के अंदर। इस बजट के पेश होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हमने तमाम तरह के बयानबाजी तो सुन ही रहे, लेकिन वहां पर आम जनता में इसको लेकर क्या कुछ कहना है, इस बजट को लेकर किस तरह का रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है आम जनता में? देखिए, जिस तरीके का बजट आज पेश हुआ है, ये तो इसी की उम्मीद थी, क्योंकि हर बार बजट बढ़ के पेश हुआ था। इस बार भी एक ऐतिहासिक बजट पेश हुआ, 6 करोड़ 90 लाख 6 करोड़ 90 लाख का, सॉरी 6 लाख करोड़ का। देखिए, लेकिन बता दें कि इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें मुख्य फोकस जो है महिलाओं और युवाओं के ऊपर है। महिलाओं के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया। आपको बता दूं कि वृद्धा पेंशन और किसानों के 7,248 करोड़ रुपए, वहीं महिलाओं के लिए इसमें जो विधवा पेंशन रखी गई है वो भी लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। तो आप बता दें कि सीधे तौर पर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसे चुनावी बजट कहें तो इसमें कोई जा सकता नहीं, क्योंकि अगले वर्ष में जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में इस तरीके का बजट आया। वहीं आपको बता दूं कि बजट को लेकर जो विपक्षी हैं वो लगातार सरकार पर तंज भी कस रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि भाई इस बार 3600 करोड़ रुपए आपने लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए दिया है, लेकिन अभी पिछले ही बजट का 1500 करोड़ रुपए खर्चा नहीं हो पाया है। और गैस सिलेंडर को लेकर भी विपक्षी लगातार ताना मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन पर चीजों को उतारने में मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द वो शिलान्यास का कार्यक्रम चालू कर देंगे और जो बजट आज पेश हुआ है उत्तर प्रदेश के पब्लिक के लिए, उसको जो है जमीन पर उतारेंगे और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी, वहीं आपको बता दें कि बेटियों के ऊपर बजट में जो है खास तौर पर गौर किया गया है। सभी वर्गों की बेटियों की शादियों के लिए 150 करोड़ रुपए की जो राशि है वो निर्धारित की गई है। वहीं स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की फंड की पेशकश है। सबसे बड़ी बात किसान पेंशन, सबसे बड़ा दाव सरकार का किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए रखा गया है। अब ये समझिए कि 24 से पहले क्या होने वाला है वो इस बजट से साफ हो जाता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष जो है घबराया हुआ है। तो इसीलिए अखिलेश यादव का भी बयान आया कि दिशाहीन बजट है, उन्होंने इसको दिशाहीन बजट बता दिया। बल्कि जब उनसे पूछा गया कि भाई महिलाओं के लिए इतना कुछ है, बेटियों के लिए इतना कुछ है, युवाओं के लिए है, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, स्टार्टअप के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो उनका कहना था कि मौजूदा स्थिति में आखिर क्या परिवर्तन सरकार कर रही है ये बताए। लेकिन देखिए, जब इस तरीके का बजट पेश होता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी समझ जाते हैं कि भाई किसानों की पेंशन के लिए इतना बड़ा बजट है, वृद्धा पेंशन के लिए इतना बड़ा बजट है, तो उनको नुकसान होने वाला है चुनावों में, और इसीलिए इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब लेकिन देखना होगा कि ये बजट जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। और अगर जल्दी उतर आए बजट जो है जमीन पर तो इसका बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। और क्लीन स्वीप करने की बात लगातार बीजेपी के बड़े नेता करते रहे हैं कि हम 2024 में भी क्लीन स्वीप करेंगे, तो कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, चलिए तो देखना, वाकई आपने सही कहा कि बजट तो भारी भरकम बजट यहाँ पर पेश हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर घोषणाएं की गई वो जमीन में कितनी कारगर साबित होती हैं और इससे वहां पर जनता को कितना फायदा होता है, क्योंकि तभी ये इस बजट को सफल माना जाएगा कि अगर वो जो घोषणाएं की गई है जनता को उसमें फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्थव इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और इस बहस को शुरू करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जी और कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। दीपक बघेल जी, जब भी बजट की बात आती है तो आम जनता होती है, बजट के जो डिटेल होते हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो नहीं समझ पाती है, बस उसको मोटा मोटा लगता है कि हाँ ठीक है क्या है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं समझ पाती अगर जब तक सीधे उससे वो चीज़ जुड़ी हुई नहीं मिली हो। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, अगर उनको किसी तरह की छूट या किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा रही है तो वो बाकी चीज़ों में इतना ध्यान नहीं रखते। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 वो खास चीज़ इस बजट की वो कौन सी है जिसकी वजह से आप इस अमृतकाल के बजट को सबसे अच्छा और सुनहरा बजट कह रहे हैं, वो 5 चीज आप एक बार गिनवा दीजिए आप। धन्यवाद दयाराम जी। देखिए, भागीरथ साहू बोल रहा हूं मैं, दीपक जी भागीरथ साहू बोल रहा हूं।
माफी चाहूंगा। धन्यवाद भागीरथ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये इस साल का दूसरा बजट है और इस दूसरे बजट के अंदर अगर मैं देखा जाए तो ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वोन्मुखी बजट है, जिसके अंदर समाज के प्रत्येक तबके को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, मेट्रो। दीपक जी, ये क्या होता है, ये हर बजट के बाद ना घिसी पिटी लाइनें होती हैं, चाहे नेता से बात कर ले, किसी से पूछे, इस तरह की बात करता। मैं तो आपसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ रहा हूँ, 5 आप जो अहम कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस बजट को आप बहुत अच्छा कह रहे हैं? देखिए भागीरथ जी, अगर बजट को देखा जाए तो किसी भी बिंदु को हम नकार नहीं सकते। कोई बिंदु किसी के लिए अच्छा होता है, कोई बिंदु किसी के लिए अच्छा होता है। दीपक जी, 5 वो अच्छी चीज इस बजट की, सिर्फ 5 चीज मुझे गिनवा दीजिए बस। जी, मैं वही बात लेकर आ रहा हूँ। देखिए, अगर छात्रों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें टैबलेट भी मिल रहा है, उनके शिक्षा के नए शिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं, उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में विदेशी यूनिवर्सिटियां भी खुल रही है। अगर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में देखा जाए तो वाराणसी और गोरखपुर के अंदर मेट्रो की स्थापना के लिए और आगरा और कानपुर के लिए मेट्रो की स्थापना के लिए बजट दिए गए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फार्मा पार्क और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा काम किया है सरकार ने, जिसमें 12,650 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के विभाग को दिया जाएगा, जिसके अंदर 14 मेडिकल कॉलेज भी उत्तर प्रदेश के अंदर खुलने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसके बाद देखा जाए तो बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, वृद्धजनों के लिए पेंशन की योजना, बच्चों के लिए भरण पोषण के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों की योजना मंडल स्तर पर। उसके बाद में अगर देखा जाए किसानों के लिए 7,428 करोड़ रुपया, चाहे उनके लिए पहले से ही खाद के भंडारण हेतु हो, चाहे किसान सम्मान निधि के हेतु हो, चाहे और फिर आवास के लिए अलग से दिया गया है, और उसके साथ में गैस सिलेंडर जो 2 होली और दीपावली के लिए, उसके लिए भी एक अलग से आवंटन इस बजट के अंदर लगातार करने का प्रयास 5 आपने गिना दिए, सरकार ने की है। ठीक है, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए। मैं 5 वो चीज जानना चाह रहा था ताकि उसी से मैं आगे अपनी बहस आगे बढ़ाऊं। ठीक है, अब आप अपनी बात आगे कर सकते हैं, कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो औद्योगिक क्लस्टर दोनों तरफ, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे गोरखपुर एक्सप्रेस वे हो, दोनों तरफ ही औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा सके। चाहे रोजगार मेला हो, जिसके माध्यम से हमने पहले भी छात्रों को लगभग 4,68,000 छात्रों को हमने सीधे प्लेसमेंट करवाया। चाहे वो पुलिस की भर्ती के अंदर 1 लाख से ज्यादा हमने पुलिस के अंदर भर्ती करवाया। महिलाओं के लिए 3 PSC की गठन का कार्य करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। चाहे आवास के अंदर हमने 45 लाख आवास दिए, इस बार 17.62 लाख नए आवास बनने के लिए सरकार ने काम किया है। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर लगभग हमने 500। चलिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, जो बीजेपी प्रवक्ता है उनको उस बजट के सारे प्रावधान पता है, कहां पर कितना पैसा किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जो नेता रहते हैं उनको खुद नहीं पता है कि किस तरह का बजट पेश किया है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अभिषेक राय जी, देखिए, बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो तो इस बजट की खूबी गिना रहे हैं, लेकिन आप लोग तंज कस रहे हैं कि हर बजट के बाद कहा जाता है कि ये तो ऐतिहासिक बजट है। लेकिन 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होता है, तो क्या ऐतिहासिक बजट नहीं माना जाएगा इस बजट को? जी ने कहा पिछली बार 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया था, वो भी ऐतिहासिक था। 27,000 करोड़ रुपए PWD डिपार्टमेंट को अलॉट किए और सिर्फ 7,135 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभी आप देख रहे होंगे, मैं उत्तर प्रदेश की रोडों पे चल रहा हूँ और आजमगढ़ की रोडों पे चल रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कैसे फ्रेम हिल रहा था, मुझे मजबूरी में गाड़ी रुकवानी पड़ी, गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। तो इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है वो साफ चलता है। 44,000 करोड़ रुपए हेल्थ में गया, उसमें 21,000 करोड़ खर्च कर पाए। तो इनको कहते हैं, मैं कई विभाग बताता चला जाऊंगा, आंकड़े देता चला जाऊंगा, ये मेरे आंकड़े नहीं है साहब। नहीं, दे सकते हैं आप आंकड़े, क्योंकि देखिए बजट के बाद जो चर्चा होती है आंकड़ों का खेल उसमें ज्यादा होता है। क्योंकि दीपक जी ने एक एक करके चीजें उसमें गिनाने की कोशिश की, मुझे लगा कि अगर मैं नहीं रोकता तो फिर वो और बातें गिनाते जाते। तो आप भी 2-3 आंकड़े आप दे सकते हैं। आपने दे रहा हूं, मैं आंकड़े सुनिए। ग्राम विकास में हेल्थ का आपने बता दिया आपने। हाँ, ग्राम विकास में 28,146 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 14,099 करोड़। ठीक है, ऊर्जा में 54,426 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 32 करोड़ करीब। उसके बाद गृह विभाग में 33 करोड़ 436 करोड़ रुपए अलॉट हुआ, खर्च हुआ 19,843 करोड़। पंचायती राज में 16,378 करोड़, खर्च हुआ 8,641 करोड़। नमामि गंगे
जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, माँ गंगा ने इनको बुलाया था, गंगा साफ करने आए थे और बहुत कुछ करने आए थे, इन्होंने बनारस को ही साफ कर दिया साहब। उसमें 21,329 करोड़ आया और उसमें 9,619 करोड़ खर्च हुए। कृषि में 7,140 करोड़, ये इनका बजट था पिछले। मैं 23 ठीक है, की तो बात कर रहा आपकी हूं। नाराजगी और आपके आरोप इस बात पर है कि बजट तो भारी भरकम बना दिया जाता है, आवंटन बहुत सारे पैसे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नहीं, मेरा आरोप इस पे नहीं है, बिल्कुल नहीं आरोप है। ठीक, ये कहते हैं ना, ये गुब्बारा फुलाते हैं, हाँ, ये ड्रीम दिखाते हैं और कोई चीज धरातल पे नहीं उतरती। हाँ। मैंने अभी आपसे नहीं, बोला, मैं भी वही कह रहा हूं मैं आपसे रोड पे कि चल रहा हूं। बजट का आवंटन कर दिया जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा पैसों का। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे ठीक है, प्लीज। मैं वही कह रहा कीजिए हूँ, complete। ये महंगाई पे बात नहीं करते। महंगाई कम करने के लिए सरकार के पास कोई वो नहीं है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार के पास कोई वो नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। अभिषेक जी, देखिए 7 मैं, साल ठीक से है, सुरेश आपने खन्ना मुझे जी कहा था प्रेजेंट कंप्लीट कर करने रहे के लिए मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। आप महंगाई की बात करें, महंगाई अगर कम होगी तो कैसे होगी? अगर लोगों के पास काम होगा, लोगों के पास अगर पैसे जाएंगे और लोगों के मैं पास आपको अगर महंगाई कम विकास करने का कार्यों में सबसे अगर अच्छा पैसा तरीका खर्च बता होगा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो पैसा उन मजदूरों को या लोगों तक जाएगा। तो महंगाई कहीं ना कहीं इसी तरह से तो मैनेज होगी ना। महंगाई के लिए कोई पैसा बजट के लिए आवंटन तो नहीं कर सकते कि हमने 20,000 करोड़ महंगाई कम करने के लिए उसको रख दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसी के जरिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप मुझे बोलने देंगे, ठीक मैं है, इसका अब बोलिए जवाब आप। देना चाहता हाँ बोलिए। जी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले हम्म, इनके बजट से उत्तर प्रदेश का जो कहते हैं, जो टैक्स बेस का पैसा आता है सारी चीज मिला के, वो करीब 20 लाख हजार करोड़ रुपए आता है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार पे आज जो कर्जा है वो 8,25,000 करोड़ है। तो ये 1 ट्रिलियन की बात करते हैं, अभी कर्जे की बात कर नहीं रहे हैं। अगर टैक्स बेस का पैसा ना आए तो ये पेंशन नहीं दे पाएंगे, तनख्वाह नहीं बांट पाएंगे और इस तरह की ये बातें करते हैं। हवा में कहते ना गुब्बारे फुलाते चले जा रहे हैं और जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू ही नहीं। आप कहते हैं टैक्स ठीक है, इसका भी आंकड़ा बता दीजिए, फिर मैं करा रहे हो। फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। ठीक है, इसका आंकड़ा बता दीजिए, आपकी सरकार में कितना कर्ज था उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर? मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, एकदम आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। हमारी सरकार में वो जो था वो 5,25,000 करोड़ के करीब, इन्होंने 3 लाख के करीब ऊपर बढ़ गए हैं। और ये सब ठीक है, चलिए, हमने पैसा प्रचार पे नहीं खर्च किया, हमने अपना झूठा, हमने उत्तम प्रदेश के बोर्डिंग नहीं लगाए। ठीक है अभिषेक जी, समय बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, मैं कांग्रेस के बाद भी चले जाता हूँ। ठीक है, ओमकार नाथ जी, आपके जो सहयोगी हैं, जो सपा के प्रवक्ता है, वो तो बजट को बिल्कुल ही बता रहे कि ऐतिहासिक बोला जाता है और तमाम तरह के उन्होंने भी आंकड़े गिनाए, वही पूरी तैयारी के साथ आए। आप इस बजट को लेके, हालांकि आप भी हमेशा बीजेपी सरकार के विरोध में ही खड़े रहते हैं, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये सिर्फ एक आंकड़ों की बाजीगरी है और होना कुछ नहीं है, बस सरकार की जो कमियां है वो उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जैसा कि सपा प्रवक्ता ने भी कहा? हमारे भाई ने कही, उसके साथ में कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ये बजट बहुत ही निराशाजनक है। किसानों के लिए निराशाजनक है, नौजवानों के लिए निराशाजनक। किसान में जो किसान की जो आपकी आवाज ईगो हो रही है, थोड़ा सा ठीक करा दीजिए। जी, मैं बोलता हूँ पीसीआर से, लेकिन आपके पास साफ आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो ये जो इन्होंने, केंद्र ने जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था केंद्र ने, उससे किसान का भला नहीं हो पा रहा है। लागत को ये बता रहे थे जितना लागत होगा तो दूनी आमदनी देंगे, वो आज तक नहीं कर पाए हैं और राज्य सरकार ने कोई इसमें सहयोग धनराशि की योजना नहीं बनाई। नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं बनाएंगे तो वो और कर्ज उनका बढ़ता जाएगा और वो जिसका नतीजा ये होगा कि वो बुरी हालत में किसान पहुंच जाएगा। मंडी में किस तरह से अनाज वहां लिया जाएगा, इसमें किसान बहुत परेशान है और कितना उनको परेशानी होती है उसकी कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं रखी है। नौजवानों के लिए इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के बजट किया कि शिक्षा पर हम जो है वो खास फोकस कर रहे हैं। शिक्षा पे जो ये फोकस कर रहे हैं, आप ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, 5 साल में ये 2 करोड़ फोन और टैबलेट देंगे। तो 2 करोड़ फोन और टैबलेट देंगे और 5 साल में रोजगार कितना देंगे? 4 लाख। तो ये तो इनकी योजना है। तो जो करोड़ों के संख्या में लड़के निकलेंगे वो क्या करेंगे, इसके लिए इन्होंने कुछ भी योजना में नहीं दिया हुआ है। कोई पावर प्लांट नया लगाने की योजना बजट के अंदर नहीं आई है।
अगर प्राइवेट पार्टनर्स को पावर प्लांट लगाएंगे तो बिजली महंगी होगी, वो बिजली महंगी दरों में बेचेंगे, लिहाजा किसान की खेती और बुरी तरह से महंगी हो जाएगी और इसके ऊपर क्या कहते हैं समस्या होगी और आदमी भी परेशान होगा, शहर का भी आदमी परेशान होगा जब बिजली महंगी होगी। इसी तरह से नौजवानों के लिए मतलब बेरोजगारी को कम करने के लिए इन्होंने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है, किसी भी तरह का नहीं इन्होंने किया हुआ है। सिंचाई व्यवस्था में कोई भी नया डैम योजना को बनाने का इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा हुआ है और जो पुरानी योजनाएं हैं जिसमें कि नहरों में सिल्ट इतना हो गया है कि जेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें भी इन्होंने कोई खास व्यवस्था की गुंजाइश नहीं। और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की आने वाले 5 सालों के अंदर, इसको लेकर आप क्या देखते हैं, क्या ये संभव है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो ये बात कर रहे हैं वो तो तब होगी जबकि जो योजनाएं ये ला रहे हैं वो क्रियान्वित हों। जितनी योजनाएं पिछली बार लाए थे ये उसमें से मुश्किल से 10% योजनाएं आई थी और अब कितनी योजनाएं और आगे आएंगी तो आने वाला समय बताएगा। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये कागज पे तो कर सकते हैं, लेकिन ये चाहिए कि ये क्या कहते हैं प्रैक्टिकली कुछ करते वो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक इन्हीं के मंत्री ने, केंद्र की राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा जब तक लॉजिस्टिक जो है उस पर हम खर्च कम नहीं करेंगे भारत के अंदर तब तक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। वो खुद ही बता रही हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉजिस्टिक का खर्चा आता है 8%, हमारे यहाँ आता है 14%। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं इन बातों का, आपने जो बहुत सारे सवाल खड़े किए। दीपक जी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये क्या एक आशावादी एक स्टेटमेंट है या वाकई इसके पीछे कोई रणनीति है? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि आपने बोल तो दिया है लेकिन कैसे पूरा करेंगे इसके बारे में आपने नहीं बताया। और जब तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं, खासकर जो सबर प्रवक्ता ने, कि आप लोग ने पिछले बार भी जो बजट में बड़ी जो पैसों का आवंटित किया था लेकिन उसका आप खर्च नहीं कर सके, तो फिर क्या मतलब? आप मेगा बजट बोले, ऐतिहासिक बजट बोले, अगर आप पैसा आवंटित कर रहे हैं उसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 सवाल, इसका जवाब संक्षेप में दीजिएगा। देखिए भागीरथ जी, जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो पिछला बजट था वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का था, 3,40,000 करोड़ का था और आज वर्तमान में वो बजट बढ़कर 6 साल के अंदर 6,90,000 करोड़ का हो जाता है। तो देखिए 6 साल के अंदर हमारी ग्रोथ क्या हुई, उसके बाद जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट देखते हैं तो संक्षेप में सिर्फ 20-30 सेकंड में जी 14% से लेकर आज 29% तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। उसके बाद में देखिए इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमने 33.50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए, वो भी जमीन की धरातल पर उतरने का काम करेंगे। और देखिए अगर समग्र रूप से अगर एक रूप में देखा जाए तो हम उच्च शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों के अंदर लगातार बजट के अंदर सभी वर्गों के प्रावधान रखते हुए सभी वर्गों को कुछ न कुछ हमारी बजट के माध्यम से देने का प्रयास किया है। ठीक है अभिषेक, ये सिर्फ 10-15 सेकंड में आप अपनी बात कीजिए क्योंकि आप उंगली उठा रहे हैं। 10-15 सेकंड में। हाँ देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, जीडीपी के फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं धरातल पे कुछ नहीं है। आपने देखा अभी 14% जीडीपी की बात कर रहे हैं और इनसे पूछ लिए GIS अभी हुआ है ना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, ये फर्जी यूनिवर्सिटियों तो से मेमोरेंडम लेके आ रहे हैं कैलिफोर्निया की, इनके मंत्री और समय कम नहीं तो हम इस पर और चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबकी बात यहाँ पर शामिल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अर्थव जी आपका, जी हमारे संवाददाता अर्थव आपका शुक्रिया, और दीपक बघेल जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अभिषेक जी और ओमकर नाथ जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मेगा बजट तो यहाँ पर पेश हो चुका है, सरकार की तरफ से इसे ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से, चाहे वो सपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस बजट को कहा जा रहा है कि सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन धरातल पर इसका कोई खास असर या लोगों को फायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।